हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेकी ट्यूटोरियल्स। पिछली वीडियो में हमने पीएचपी ऑपरेटर्स 3 ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। एंड इसके बाद बाकी जो बचे हुए इसके ऑपरेटर्स हैं उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। एंड आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, एरे ऑपरेटर्स, कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो स्टार्ट करते हैं पहले इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर से। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स इन ये जो भी हमारे ऑपरेंड्स हैं उसकी वैल्यू को या तो इंक्रीज़ करके या डिक्रीज़ करके हमें रिटर्न करते हैं। फर्स्ट ऑपरेटर है हमारा प्री इंक्रीमेंट और इसका सिंबल है डबल प्लस देन ऑपरेंड। जो भी हमारा वेरिएबल होगा उससे पहले हमने डबल प्लस का सिंबल लगाना है। एक वेरिएबल ले लेते हैं x एंड उसकी वैल्यू असाइन कर देते हैं हम 10। अब अगर हम 10 को प्रिंट करवाते हैं इको $x को प्रिंट करवाया, इसकी वैल्यू आएगी सिंपल 10। अब हम इसे प्री इंक्रीमेंट करवा रहे हैं तो प्लस का सिंबल हमने 2 टाइम्स प्लस का सिंबल ऐड कर दिया है अपने वेरिएबल से पहले। सेव करते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं, इसे कमेंट कर देते हैं तो हमारे पास आउटपुट आ गई है 11। तो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, जो भी हमारी वैल्यू होती है वेरिएबल की, जो भी वैल्यू होती है उसमें 1 प्लस करके फिर हमें वैल्यू रिटर्न करता है। पहले उसमें 1 प्लस कर देगा एंड देन रिटर्न करेगा। एंड अगर हम इसे एक बार और प्रिंट करवाते हैं, कंट्रोल सी वी, ब्रेक लगा लेते हैं, एक बार ऐसे हमने और प्रिंट करवाया है तो नेक्स्ट टाइम में इसने हमें 12 प्रिंट किया है। तो हम इसे जितने स्टेप आगे प्रिंट करवाते जाएंगे तो हमने इसमें प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा रखा है, इसलिए ये बार बार इसमें 1 प्लस करता जाएगा। सेकंड करते हैं, और सेकंड ऑपरेटर है हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसमें पहले हमारा ऑपरेंड लगता है, जो भी वेरिएबल होगा वो, और उसके एग्जैक्टली हमने प्लस का सिंबल लगा देना है, 2 टाइम्स प्लस का सिंबल, और सिंबल लगेगा बाद में। प्री प्री इंक्रीमेंट में प्लस का सिंबल पहले लगेगा एंड पोस्ट इंक्रीमेंट में बाद में लगेगा। ये हमारी वैल्यू को पहले प्रिंट करवाएगा एंड उसके बाद इसमें +1 करेगा। तो जब हम उसको नेक्स्ट टाइम कॉल करेंगे, नेक्स्ट टाइम उसको प्रिंट करवाएंगे, उसमें वैल्यू तब ऐड होगी। पिछला कोड कमेंट कर देते हैं, $x। अब मैंने यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया है। यहाँ पे हमारा वेरिएबल है x एंड उसके साथ मैंने 2 टाइम्स प्लस का सिंबल लगा दिया है। फाइल को सेव किया एंड प्रिंट करवाया एंड रिफ्रेश किया, इसने हमें आउटपुट में 10 ही दिया, क्योंकि यहाँ पे पहले x प्रिंट हो गया है, ये x पहले प्रिंट हो गया है एंड उसके बाद हमने इसमें प्लस किया है। तो 1 जो है, 1 का इंक्रीमेंट इसमें बाद में होगा, नेक्स्ट स्टेप में होएगा, सेम स्टेप में नहीं होगा। अगर मैं अब इसे एक बार और प्रिंट करवाऊँगी तो इसने हमें नेक्स्ट स्टेप में 1 प्रिंट किया है। और उसके बाद जो x की वैल्यू अब यहाँ पे 10 + 1 11 प्लस यहाँ पे जो हमने सेकंड टाइम पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है, यहाँ पे x की वैल्यू हो गया हमारी 12, बट ये प्रिंट करवाएगा 1, क्योंकि ये जो है इंक्रीमेंट बाद में रिटर्न करेगा, पहले नहीं करेगा। तो अब एंड में अगर आप सिंपली इको x करवाएंगे
तो ये हमें 12 रिटर्न कर रहा है। एंड इसके बाद आप अगर फिर से x को प्रिंट करवाएंगे तो इसकी वैल्यू 10 ही आएगी, क्योंकि अब हमने इसमें ना ही कोई प्री इंक्रीमेंट लगाया है ना ही पोस्ट इंक्रीमेंट लगाया है। तो इस वाले स्टेप तक इंक्रीमेंट हो रहा था, जो लाइन 141 में कोड लिखा है उस स्टेप तक इंक्रीमेंट हो रहा था। पहले स्टेप में x की वैल्यू 10 थी, तो यहाँ पे भी x की वैल्यू 10 ही थी। यहाँ पे हम x जो था वो 10 था। तो इस तरह से पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर वर्क करता है। अब हम डिस्कस करते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। डिक्रीमेंट ऑपरेटर सेम इंक्रीमेंट ऑपरेटर की तरह काम करता है एंड डिक्रीमेंट जो है नंबर को डिक्रीज कर देता है बाय 1। नेक्स्ट ऑपरेटर है प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसमें इसका सिंबल होता है 2 टाइम्स माइनस का साइन एंड साथ में जो भी हमारा ऑपरेंड है या फिर वेरिएबल। प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर पहले हमारी वैल्यू को डिक्रीज कर देता है बाय 1 एंड देन रिटर्न्स द वैल्यू। x की वैल्यू यहाँ पे हमारी 10 है। अब हम इस पे डिक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। मैंने 2 बार माइनस का सिंबल लगा लिया है एंड देन $x एंड अब मैं इसे इको करवाऊंगी। तो हमारी x की वैल्यू है 10। तो पहले ये क्या करेगा, प्री डिक्रीमेंट पहले x में से 1 माइनस कर देगा, मीन्स 10 में से 1 माइनस कर देगा 9 एंड देन x की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो हमारी आउटपुट आएगी 9। तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 9। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स का हमारा लास्ट ऑपरेटर है पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर एंड इसका सिंबल है 2 टाइम्स माइनस आफ्टर ऑपरेंड। पहले हमने ऑपरेंड लिखना है, ऑपरेंड या जो भी हमारा वेरिएबल है, एंड उसके बाद हमने 2 टाइम्स माइनस का सिंबल लगाना है। एंड पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर एक्स वैल्यू या फिर वेरिएबल या ऑपरेंड जो भी आप कहो उसकी वैल्यू पहले रिटर्न करेगा एंड देन उसकी वैल्यू को माइनस करेगा। इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। को $x एंड 2 टाइम्स माइनस का सिंबल, इसको मैं प्रिंट करवाती हूँ, रिफ्रेश। तो इसकी वैल्यू 10 ही आई है। तो यहाँ पे x की वैल्यू में एक माइनस हो गया। अगर हम नेक्स्ट टाइम x को प्रिंट करवाएंगे तो उसमें एक माइनस एक वैल्यू हमारी कम आएगी। प्रिंट करवा के देखते हैं, इको $x। पहले इसने हमें 10 रिटर्न करा था सेम, अब 10 में से माइनस हो गया था तो उसने x की वैल्यू को होल्ड रखा 9। तो अब हमने इस यहाँ पे x की वैल्यू को कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं यूज़ किया। अब हम एक बार और इसकी वैल्यू को प्रिंट करवा के देखते हैं, तो ये सेम ही वैल्यू रिटर्न करेगा जो हमारी लास्ट वैल्यू थी, वो है 9। सेव करवा लिया, रिफ्रेश, तो इसने 9 ही रिटर्न किया। तो इस तरह से इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर काम करता है। नेक्स्ट ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन वन और मोर एक्सप्रेशंस और कंडीशंस। एक से ज़्यादा कंडीशंस हैं या एक्सप्रेशंस हैं एंड आपने मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना है, तो उस केस में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। इसके टाइप्स एक बार पढ़ लेते हैं हम। एक है एंड दो कंडीशंस को चेक करता है और इसमें दोनों कंडीशंस जो हैं ट्रू होनी चाहिए। सेकंड इज़ और में हम एक से ज़्यादा कंडीशन, 2, 3 कितनी भी कंडीशंस को चेक करते हैं, उनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। थर्ड इज़ एक्सओर। एक्सओर ऑपरेटर में हम दो कंडीशंस को चेक करते हैं एंड इनमें से
कोई एक ट्रू होनी चाहिए एंड दोनों ट्रू नहीं हो सकती हैं। फोर्थ इज़ अगेन एंड, इसमें जस्ट हम सिंबल का यूज़ कर रहे हैं। डबल एम्परसेंड होता है हमारा एंड का ऑपरेटर, एंड ये भी सिंपल जो हमारा फर्स्ट ऑपरेटर है एंड उसकी तरह काम करता है। इसमें हम दो कंडीशंस को या दो से ज़्यादा कंडीशंस को चेक करते हैं एंड जितनी भी कंडीशंस हम देते हैं सभी ट्रू होनी चाहिए। फिफ्थ वन इज़ डबल पाइप सिंबल एंड इसका मतलब है और, जो हमारा सेकंड ऑपरेटर है और, एंड जो फिफ्थ ऑपरेटर है एंड ये सेम ही है। इसमें हमारी दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस है तो उनमें से अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू है तो ये हमें रिजल्ट रिटर्न करेगा। एंड सिक्स वन इज़ नॉट। नॉट इसका सिंबल है एक्सक्लेमेशन। जो भी हमने कंडीशन प्रोवाइड एंटर की है, जो भी कंडीशन हम चेक कर रहे हैं, अगर वो फॉल्स है तो ही ये हमें रिटर्न करेगा रिज़ल्ट, अदरवाइज़ ये कुछ भी रिज़ल्ट रिटर्न नहीं करेगा। तो इसको हम वन बाय वन सबको स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट ऑपरेटर है हमारा एंड। दो वेरिएबल असाइन कर लेते हैं, x इक्वल्स टू 50 एंड y इक्वल्स टू 100। फर्स्ट हमने एंड चेक करना है तो अब हम यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन ले लेते हैं। इफ़ कंडीशन के बारे में हम बाद में इलेबोरेट करके पूरा पढ़ेंगे। अभी जस्ट सिंपली आप इसमें कंडीशन कैसे हम यूज़ करते हैं वो देख लीजिए। इफ़ के अंदर इफ़ के बाद हमने एक राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करनी है एंड उसे क्लोज करनी है एंड इसके बीच में हमने कंडीशन देनी है। तो हमारी कंडीशन क्या है, $x इक्वल्स टू, यहाँ पे हम कंपैरिजन चेक करेंगे तो हम यहाँ पे डबल इक्वल्स टू, जो कि हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर है, तो उसका यूज़ कर रहे हैं। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। आप पिछली वीडियो जाके चेक कर सकते हैं डबल इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। इसको मैंने यहाँ पे कर दिया 50 और यहाँ पे मैं लिखूँगी एंड हमारा ऑपरेटर है एंड इसके साथ दूसरी कंडीशन लिखूँगी मैं एंड $y इक्वल्स टू से मैं लिखती हूँ यहाँ पे 60। राउंड ब्रैकेट के अंदर हमने एक कंडीशन दे दिया है, उसके बाद हम करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे एंड ओपन करेंगे एंड इसके बीच में हम कोई भी मैसेज प्रिंट करवा देंगे या फिर कोई भी हमने जो भी टास्क परफॉर्म करना है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो वो हम इसके बीच में कोड लिखेंगे इस करली ब्रैकेट के बीच में। तो अभी मैंने सिंपली जस्ट एक मैसेज प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इको कंडीशन सेटिस्फाइड। तो मैंने यहाँ पे क्या चेक किया है कि x इक्वल्स टू 50 है एंड y इक्वल्स टू 60 है। तो एंड क्या करेगा, एंड चेक करेगा हमारा दोनों ही कंडीशंस जो है ट्रू होनी चाहिए, तभी ये रिज़ल्ट रिटर्न करेगा। तो अभी हम इसे प्रिंट करवा के देखते हैं, कुछ हमें प्रिंट करता है, ये ब्लैंक आ रहा है, इसने कुछ भी हमें रिटर्न नहीं किया है क्योंकि फर्स्ट कंडीशन हमारी ट्रू है। x की वैल्यू तो 50 है बट y की वैल्यू जो है 60 नहीं है, y की वैल्यू 100 है। तो अगर हम यहाँ पे इसको 100 कर देते हैं तो ये हमें रिज़ल्ट कर रहा है कि कंडीशन सेटिस्फाई। जो मैंने यहाँ पे मैसेज लिखा है वो वहाँ पे प्रिंट हो गया है कि एक कंडीशन ये और एक कंडीशन ये, दोनों कंडीशन ही सेटिस्फाई हैं, दोनों ही ट्रू हैं, तो इसलिए ये हमें मैसेज प्रिंट कर रहा है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑपरेटर एंड, इसको कमेंट कर देते हैं। अब हम सेकंड ऑपरेटर पढ़ते हैं और ऑपरेटर में क्या होगा, 1 .
और ऑपरेटर में हम जितने भी कंडीशन देंगे उनमें से एटलीस्ट वन कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, कोई भी एक कंडीशन एटलीस्ट ट्रू होनी चाहिए, तभी ये हमें रिज़ल्ट रिटर्न करेगा। तो अगर हम इसे कॉपी करते हैं, सेम को यहाँ पेस्ट करते हैं, मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे अगेन 60 कर देती हूँ। तो इसमें हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है x इक्वल्स टू 50, ये ट्रू है हमारा, एंड सेकंड कंडीशन फॉल्स है। तो और में क्या होना चाहिए, हमारी एटलीस्ट एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो ये हमें रिज़ल्ट रिटर्न करेगा। तो अब हम इसके आउटपुट चेक कर लेते हैं, पेज को रिफ़्रेश करते हैं। सॉरी, मैंने ऑपरेटर चेंज नहीं किया, यहाँ पे हम लिख देते हैं और लगाने के बाद हमारी एक कंडीशन सेटिस्फाई है, तो इसने हमें रिज़ल्ट रिटर्न कर दिया। और अगर हम इसको कर देते हैं 100, तो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं, एंड स्टिल ये हमें रिज़ल्ट रिटर्न कर रहा है, क्योंकि ये एक एटलीस्ट एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, बट बाकी अदर कंडीशंस भी ट्रू हो सकती हैं इसमें। तो और ऑपरेटर हो गया हमारा। नेक्स्ट ऑपरेटर है एक्सोर। एक्सोर हमारा और ऑपरेटर की तरह ही काम करता है, बट इसमें सिर्फ एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, एंड अगर इसमें दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ये हमें रिज़ल्ट नहीं रिटर्न करेगा। इसको चेक करते हैं, इसकी वैल्यू को मैं चेंज कर देती हूँ। अब यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो ट्रू है, एंड सेकंड कंडीशन जो है फॉल्स है, तो ये हमें रिज़ल्ट रिटर्न करेगा। जो भी हमने कंडीशन के अंदर प्रिंट किया है वो आ रहा है। एंड अगर मैं इसको चेंज कर देती हूँ एंड इसको 100 कर देती हूँ, अगेन ये रिज़ल्ट रिटर्न कर रहा है। बट अगर मैं इसको 50 कर देती हूँ, x की वैल्यू हमारी 50 है, मैंने इसको 50 कर दिया है, और अब यहाँ पे हमारी दोनों ही कंडीशन, सॉरी मैंने यहाँ पे ऑपरेटर चेंज नहीं किया, एक्सोर लिख दिया है अब मैंने। अब हम इसकी वैल्यू को चेक करते हैं। एक्सोर में एक्स इक्वल्स टू 50, तो पहली कंडीशन हमारी ट्रू है, एंड y इक्वल्स टू 500, तो सेकंड कंडीशन फॉल्स है। तो ये अभी इसमें से एक कंडीशन ट्रू है, तो और एक्सोर कंडीशन में हमारी सिर्फ एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो ये रिज़ल्ट रिटर्न करेगा। तो अभी हमारी सेम है, एक कंडीशन ट्रू है एंड एक फॉल्स है, तो ये हमें रिज़ल्ट रिटर्न करेगा। तो आउटपुट आ रही है हमारी कंडीशन सेटिस्फाई। एंड अगर मैं इसकी सेकंड कंडीशन को भी ट्रू कर देती हूँ, तो ये हमें रिज़ल्ट नहीं रिटर्न करेगा। अब हमें ब्लैंक दिख रहा है, यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं किया, क्योंकि एक्सोर और ओर में यही डिफरेंस है। और में हमारी एक कंडीशन एटलीस्ट ट्रू होनी चाहिए, एंड इसके अलावा जो अदर कंडीशंस है वो ट्रू भी हो सकती हैं और फॉल्स भी हो सकती हैं, और फिर भी ये हमें रिज़ल्ट रिटर्न करेगा। एंड एक्सोर में सिर्फ एक कंडीशन ही ट्रू होनी चाहिए, इसके अलावा जो अदर कंडीशंस है वो सारी फॉल्स होनी चाहिए, तभी ये रिज़ल्ट हमें रिटर्न करेगा। तो अगर हम इसमें हमने दोनों ही कंडीशंस को ट्रू कर दिया है, तो इसने हमें कुछ भी रिज़ल्ट रिटर्न नहीं किया है। नेक्स्ट ऑपरेटर है एंड, डबल एम्परसेंड के साथ है, जो हमारा फर्स्ट ऑपरेटर है। एंड ऑल कंडीशन शुड बी ट्रू, सेम वर्क करता है, इसमें जस्ट हमने सिंबल का यूज़ किया है, एंड यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखा है एंड। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। सेम मैं यहाँ से कॉपी कर रही हूँ, यहाँ पे मैसेज में मैं सिंबल ऐड करा लेती हूँ। फर्स्ट एंड कंडीशन एंड डबल एम्परसेंड कंडीशन दोनों ही सेम होती है, इसमें जस्ट एक जगह हमने टेक्स्ट ऐड किया है एंड दूसरी जगह हमने सिंबल यूज़ किया है। फिर मैं सिंबल ऐड कर लेती हूँ, तो इसको मैं अभी चेंज कर देती हूँ।
तो यहाँ पे हमारी एक कंडीशन ट्रू है और एक फॉल्स है, एंड कंडीशन में एंड ऑपरेटर के साथ हमारी दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो ये हमें रिज़ल्ट रिटर्न नहीं करेगा। हम चेक करते हैं, रिफ़्रेश किया पेज एंड यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। एंड अब मैं इसकी वैल्यू को कर देती हूँ 100, तो दोनों ही कंडीशन ट्रू हो गई हैं। तो अब हमें ये रिज़ल्ट करेगा एम्परसेंड कंडीशन सेटिस्फाई। नेक्स्ट फिफ्थ ऑपरेटर, अगेन ये और ऑपरेटर है, सेकंड वाला, एंड इसमें एटलीस्ट वन कंडीशन शुड बी ट्रू। एक कंडीशन, एटलीस्ट एक कंडीशन इसमें ट्रू होनी चाहिए, और इसके अलावा और अदर जो कंडीशन है वो ट्रू भी हो सकते हैं एंड फॉल्स भी हो सकती हैं। एंड इसका जो सिंबल है वो है डबल पाइप सिंबल। डिफरेंस सिर्फ सिंबल का है, एक जगह हमने टेक्स्ट यूज़ किया है एंड दूसरी जगह हमने सिंबल यूज़ किया है, सिंबल डबल पाइप। मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, पेस्ट किया, और की जगह मैं सिंबल लगा लेती हूँ। यहाँ पे भी मैं सिंबल ऐड कर लेती हूँ मैसेज में। तो फर्स्ट कंडीशन x इक्वल्स टू 50, x की वैल्यू हमारी 50 है, ट्रू है, एंड y की वैल्यू हमारी 100 है, ये भी ट्रू है। तो अभी के लिए हम इसको एक कंडीशन को फॉल्स कर लेते हैं, और को चेक करने के लिए हमने ये सेव कर लिया है। एंड यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करूँगी तो ये हमें बता रहा है और कंडीशन सेटिस्फाई, क्योंकि हमारी एक कंडीशन एटलीस्ट ट्रू है। अगर मैं इसको यहाँ पे 100 कर देती हूँ ये, तो भी हमें ट्रू रिजल्ट करेगा, क्योंकि एक कंडीशन ट्रू हो सकती है या एक से ज़्यादा भी ट्रू हो सकती है। लास्ट लॉजिकल ऑपरेटर है नॉट, एंड ये जब अगर कंडीशन फॉल्स होगी, जब कंडीशन हमारी सही नहीं होगी, गलत होगी, तब यह हमें रिज़ल्ट रिटर्न करेगा। इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, एक्सक्लेमेशन का साइन मैंने बाहर लगा दिया है, एंड ब्रैकेट में मैंने एक कंडीशन दी है x इक्वल्स टू 50। अगर x इक्वल्स टू 50, अगर ये फॉल्स है कंडीशन, तो हमें रिज़ल्ट आएगा, तो ये मैसेज प्रिंट करेगा, अदरवाइज मैसेज नहीं प्रिंट करेगा। कंट्रोल एस, सेव, चेक करते हैं, कुछ भी नहीं आया, क्योंकि x की वैल्यू हमारी 50 ही है। x की वैल्यू 50 है, एंड ये जो कंडीशन है ये ट्रू है, फॉल्स नहीं है, इसलिए इसने कोई रिजल्ट नहीं दिया। अब हम अगर इसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं, मैंने 500 कर दिया, तो x की वैल्यू 50 है, 500 नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई है, इसलिए अब ये हमें रिज़ल्ट रिटर्न करेगा, नॉट कंडीशन सेटिस्फाई। तो ये हो गया हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। सभी 6 के 6 लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर्स। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स कंकैटिनेट करने के काम आता है। स्ट्रिंग्स के बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो में पढ़ चुके हैं, स्ट्रिंग क्या होता है एंड इसका यूज़। तो स्ट्रिंग के बारे में और पढ़ने के लिए आप ऊपर दिए लिंक को क्लिक करके उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रिंग के दो हमारे मेन ऑपरेटर्स हैं। पहला ऑपरेटर है हमारा डॉट, एंड इसको नाम है इसका कंकैटिनेशन ऑपरेटर, कंकैटिनेशन ऑपरेटर। सेकंड इज डॉट इक्वल टू, सेकंड ऑपरेटर है डॉट इक्वल्स टू, ये है असाइनमेंट कंकैटिनेशन ऑपरेटर। दोनों के बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। कंकैटिनेशन ऑपरेटर सिंपली हमारे वेरिएबल्स को, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को या फिर स्ट्रिंग्स को, टेक्स्ट को कंकैटिनेट करने के काम आता है। यहाँ पे हम दो वेरिएबल असाइन कर लेते हैं। हमने दो वेरिएबल असाइन कर लिए हैं, एक में हमने हेलो लिख दिया, एक में वर्ड लिख दिया। अब हम इसे इको करवाएंगे दोनों को साथ में। अब हमने यहाँ पे कंकैटिनेट कर देना है var1। कंकैटिनेशन का ऑपरेटर हमारा डॉट, सिंबल डॉट होता है। यहाँ पे हमने डॉट लगाया, एंड डॉट के बाद हमने यहाँ पे var2 सेकंड ऑपरेटर, सेकंड वेरिएबल को
टिक दिया है, हमने इसे सेव करवाया। अब प्रिंट करवा के देखते हैं। हेलो वर्ल्ड हमारे साथ में प्रिंट हो गया। एंड इसी तरह से आप एक और भी वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं और उनको यहाँ पे साथ में कंकैटिनेट कर सकते हैं। ये सिंपल हमारा एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को अगर हमने कंकैटिनेट करना तो हो गया। अब अगर हमने दो वेरिएबल्स है हमारे, जैसे var1 है var2 है, दो वेरिएबल्स हैं एंड इसके बीच में हमने कोई स्टैटिक टेक्स्ट भी लिखना है, तो वो हम कैसे करेंगे, वो भी हम इसमें कंकैटिनेट कर सकते हैं सिंपली। यहाँ पे हमने एक डॉट लगा रखा है ऑलरेडी। एंड अगर हमने दो वेरिएबल्स के बीच में कोई टेक्स्ट लिखना है तो हमने यहाँ पे सिंगल कोट, ओपनिंग एंड सिंगल क्लोज दोनों एक साथ लिख लेने हैं। एंड इसके बीच में आप यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट या कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हो। एंड सिंगल कोट के बाद आपने अगेन यहाँ पे वेरिएबल के नेम से पहले एक और डॉट लगाना है। तो जब भी दो वेरिएबल्स के बीच में आपने कंकैटिनेट करना है टेक्स्ट, तो आपने सिंगल कोट या फिर सिंगल कोट की जगह डबल कोट, दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके सिंगल कोट से पहले भी आप कंकैटिनेशन ऑपरेटर डॉट लगाएंगे एंड सिंगल कोट के बाद भी आप डॉट लगाएंगे। सेव करते हैं, चेक करते हैं, तो हेलो वर्ल्ड के बीच में हमारा टेस्ट जो है आ गया है यहाँ पे, तो वो हमने यहाँ पे कंकैटिनेट कर दिया। सिंपली अगर आपने एंड में कुछ भी कंकैटिनेट करना है तो भी आपने एक यहाँ पे एक डॉट लगा दिया है। उसके बाद आपने यहाँ पे सिंगल कोट या फिर सिंगल कोट की जगह डबल कोट लिखना है। एंड यहाँ पे फिर से अपना स्ट्रिंग लिख देना है, अपने जो भी लिखना है, एंड उसको फिर से प्रिंट करवाना, सेव कराना। यहाँ पे देखा हमने प्रिंट करवा लिया, यहाँ पे टेस्ट2 आ गया है। तो इस तरह से आप डॉट ऑपरेटर को यूज़ करके स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल को कहीं पे भी कंकैटिनेट कर सकते हैं। इस सेम चीज़ को हम एक बार डबल कोट्स के साथ देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे डबल कोट लगाया, सिंगल कोट को मैं रिप्लेस कर दे रही हूँ यहाँ पे डबल कोट से, सेम यहाँ पे भी। तो ये इस तरह से प्रिंट हो गया है। डबल कोट के साथ भी ये सेम ही वर्क कर रहा है। अब हम इसका नेक्स्ट ऑपरेटर करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर है असाइनमेंट कंकैटिनेशन ऑपरेटर एंड इसका सिंबल है डॉट इक्वल्स टू। इसमें क्या होता है, जब कंकैटिनेशन के साथ हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा स्ट्रिंग है, वैल्यू है, कुछ भी है, उसको हम वेरिएबल को असाइन भी कर सकते हैं साथ में। और इन अदर वर्ड्स आप इसको सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं कि जो आपका पहला वेरिएबल है उसके साथ आप दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को जोड़ सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल करते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा ये। इसे हम एक किसी थर्ड वेरिएबल में सेव करवा लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं हम रिजल्ट। एक res नाम का मैंने वेरिएबल ले लिया है एंड उसके अंदर मैंने इसकी जो वेरिएबल हमारा 1 है एंड वेरिएबल 2 का जो कंकैटिनेशन है उसको हमने सेव करवा लिया है। और अब मैं रिज़ल्ट को प्रिंट करवाऊँगी। यहाँ पे मैंने रिज़ल्ट प्रिंट करवा लिया है। पिछला वाला कोड मैं कमेंट कर देती हूँ। अब हम देखते हैं, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है। ये तो हमारा सिंपल कंकैटिनेशन हो गया है। अब हम एक यहाँ पे एक और वेरिएबल लेते हैं, इसके अंदर मैं लिख लेती हूँ कुछ भी टेक्स्ट। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये जो भी मेरा पहला वेरिएबल है रिज़ल्ट, इस रिज़ल्ट वाले वेरिएबल में जिसमें हमने पहले ही कंकैटिनेट करके एक आउटपुट रखी हुई है, मैं चाहती हूँ इसमें जो मेरा वेरिएबल 4 में जो भी टेक्स्ट है, जो भी कंटेंट है, कोई डायनामिक आउटपुट है, वो इसके साथ कंकैटिनेट हो जाए। तो अब मैं इसे यहाँ पे कैसे कंकैटिनेट करेंगे वो हम देखते हैं। यहाँ पे हम असाइनमेंट कंकैटिनेशन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। अब मैं यहाँ पे फिर से res लिख लेती हूँ
और इसके साथ मैं यहाँ पे डॉट लगा के इक्वल्स टू लगा के सिंपली मैंने यहाँ पे वेर अपना var4 वेरिएबल लिख दूँगी। अब हम रिज़ल्ट प्रिंट करेंगे तो इसमें हमें आ जाएगा, दोनों स्ट्रिंग कंकैटिनेट होके आ जाएंगे। यहाँ पे लिख दिया हमारा हेलो वर्ल्ड दिस इज़ PHP ट्यूटोरियल। तो इस तरह से हम कंकैटिनेट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे डॉट नहीं लगाते हैं तो फिर क्या होता है, मैंने यहाँ से डॉट हटा दिया। अब हमारे जो रिज़ल्ट वाला वेरिएबल है, अब उसमें जो लास्ट में वैल्यू असाइन हुई है वो कौन सी है, वेरिएबल 4 दिस इज़ PHP ट्यूटोरियल। तो ये हमें सिर्फ इतना ही प्रिंट करके देगा। तो यहाँ पे इसका आउटपुट इतना ही आया है। एंड इस चीज़ का बेसिक यूज़ कहाँ होता है, इस चीज़ का बेसिक यूज़ होता है जब आप कभी भी अ, कोई फॉर्म का डाटा दिखा रहे हैं या फिर आप कोई लिस्ट दिखा रहे हैं, उसमें आपने डायनामिक कंटेंट दिखाना है, तो उस वक्त आप डायनामिक कंटेंट क्रिएट करते हुए यहाँ पे आप जो भी आपकी HTML है उस पूरी HTML को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक HTML भी क्रिएट करके दिखाती हूँ। सपोज़ RES, मैं इसको यहाँ पे एक नया वेरिएबल ले लेती हूँ RES1 एंड मैं इसको इक्वल्स टू इसके अंदर कुछ भी लिख लेती हूँ। मैं इसके अंदर HTML कंकैटिनेट करके दिखा रही हूँ मैं आपको। मैंने यहाँ पे लिख दिया H2 के अंदर मैं चाहती हूँ मेरा जो var1 है और var2 है वो यहाँ पे कंकैटिनेट हो जाए। मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया इसे, एक और डॉट लगाऊंगी। अब ये H2 में var1 var2 हो गया है एंड सिंपली मुझे चाहिए अब इसके बाद रिज़ल्ट 1 में जो जो मेरा सेकंड वाली स्टेटमेंट है var4 में, मैं चाहती हूँ वो मेरा p टैग में दिखे। मैंने यहाँ पे p टैग कर दिया। अब मैं यहाँ पे var4 कर दूँगी। तो अब हम RES1 को जब हम प्रिंट करवाएंगे तो ये हमें एक, मतलब अभी तो मैंने सिंपली H2 और p टैग में करवाया है। अगर आप इसको प्रॉपर HTML के स्ट्रक्चर में प्रिंट करवाएंगे तो ये आपको प्रॉपर HTML का स्ट्रक्चर बना के देगी। यहाँ पे देखो ये हमारा H2, सॉरी मैंने ये टैग को यहाँ पे क्लोज नहीं किया है एंड ये p टैग को भी मैंने क्लोज नहीं किया, तो वो दोनों ही हमारा H2 में शो होने लग गया था। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं H2। अब मैं चाहती हूँ कि ये H2 और ये P को मैं एक डिव के अंदर रख लूँ, तो मैं इसे यहाँ से सिंपली कॉपी करती हूँ। यहाँ पे मैं एक डिव टैग लगा देती हूँ div डिव। इसकी मुझे कोई क्लास देनी है तो मैं क्लास भी ले सकती हूँ। यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे कंकैटिनेशन ऑपरेटर यहाँ पे भी कंकैटिनेट कर देती हूँ मैं। एंड ये डिव हमने यहाँ पे शुरू की है एंड ये H2 और ये डिव के अंदर रखना है हमने। तो फिर मैं यहाँ पे इसको क्लोज करूँगी एंड में। जब आप प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें ये चीज़ की ज़रूरत होगी, इसलिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। ये अब हमने सेव कर दिया है। RES को हम प्रिंट करवाएंगे। RES को हम सबसे पहले यहाँ पे एम्प्टी असाइन कर देते हैं, तो जो हमें वार्निंग आ रही है वो नहीं आएगी। यहाँ पे हमने RES को एम्प्टी असाइन कर दिया है और उसके बाद जो भी हमारी स्ट्रिंग थी, जो भी टेक्स्ट है, कुछ भी हमें कंकैटिनेट करवाना है वो हमने RES वेरिएबल में सिंपली कंकैटिनेट करवा दिया है। एंड अब ये जो हमारा नोटिस आ रहा है ये हट जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर खोल के देखो तो यहाँ पे एक डिव है जिसको क्लास है और इसके अंदर H2 वेरिएबल है एंड p टैग है। H2 एंड p टैग है एंड अब आप इसको कोई भी CSS दे के डिज़ाइन कर सकते हो प्रॉपरली। तो ये चीज़ हमारे प्रोजेक्ट्स में यूज़ होती है, इसलिए ये मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो ये दोनों हमारा स्ट्रिंग ऑपरेटर्स हो गए हैं।
एंड इसमें कुछ विदाउट जो भी है ये हमने डॉट लगाए हैं यहाँ पे। आई मीन असाइनमेंट कंकैटिनेशन ऑपरेटर के बगैर अगर आप ये स्ट्रक्चर ऐसा बनाएंगे तो ये बनना इम्पॉसिबल है। तो ये स्ट्रिंग ऑपरेटर्स में हमारे पास ये दो ही ऑपरेटर हैं, एक सिंपल कंकैटिनेशन ऑपरेटर एंड असाइनमेंट कंकैटिनेशन ऑपरेटर। अगर आपको इसके बारे में कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डिस्कस करना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑपरेटर। नेक्स्ट है एरे ऑपरेटर्स। एरे ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू एरेज। जो एरेज हैं हमारे, एरे के बारे में भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया, वो आप ऊपर दिए लिंक को जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। एंड एरे को कंपेयर करने के लिए जो ऑपरेटर्स का यूज़ होता है उसे हम एरे ऑपरेटर्स कहते हैं। एंड इसकी कुछ टाइप्स हैं तो हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। पहला है हमारा यूनियन ऑपरेटर एंड इसका सिंबल है प्लस। जब हम एरे के साथ यूज़ करेंगे प्लस को तो इससे हम यूनियन ऑपरेटर बोलेंगे। एंड सेकेंड वन इज़ equality operator. Third is identity operator. Not equal to operator. Fifth is again not equal, इसका just symbol अलग है। Sixth one is not identity. अब हम इसके बारे में वन बाय वन डिटेल से पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ हमारा यूनियन ऑपरेटर एंड इसका सिंबल है प्लस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दो एरे बना लेते हैं। यहाँ पे हम एरे की की डालेंगे ए एंड यहाँ पे इसकी वैल्यू, इसके अंदर हम PHP लिख देते हैं। एक और की बना लेते हैं बी एंड इसकी वैल्यू रख देते हैं HTML। ये हमारा फर्स्ट एरे हो गया एंड इसके अंदर हमने दो वैल्यूज़ रख ली हैं। अब हम एरे बनाएंगे बी एंड इसके अंदर एक के अंदर मैं रख लेती हूँ हेलो, के अंदर रख देते हैं हम वर्ल्ड। इसकी कीज़ को भी चेंज कर देते हैं C एंड D। तो ये हमारे दो एरे क्रिएट हो गए हैं। अब हम इन एरेज के ऊपर एक्शन एरे ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे। पहला हमारा है जो यूनियन ऑपरेटर। यूनियन ऑपरेटर क्या करेगा, ये दोनों ही वैल्यूज़ दोनों एरे को कंबाइन कर देगा। यूनियन ऑपरेटर दोनों ही एरे को कंबाइन कर देगा। जो जितने भी आप एरे इसमें पास करेंगे वो उन सभी को की पेयर जो भी एरे हैं, अगर वो सिंपल एरे है तो सिंपल एरे को के फॉर्मेट में उनको कंबाइन कर देगा। अगर वो की पेयर वैल्यू के फॉर्मेट में है तो उसी सेम फॉर्मेट में कंबाइन कर देगा एंड आपको एक सिंगल एरे का रिज़ल्ट रिटर्न होगा। अब हम इसे चेक करते हैं। एरे आ गया क्योंकि हम एरे को इको नहीं करवा सकते हैं। मैं एक यहाँ पे थर्ड वेरिएबल लेती हूँ, वेरिएबल C एंड इसके अंदर हमने स्टोर करवा लिया। अब हम इसको करवाएंगे प्रिंट R $C। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A में हमारे पास PHP था, B में HTML, C में हेलो और D में वर्ड। तो इसका एक कंबाइन एरे आ गया है, जबकि पहले हमारे पास ये दो एरेज में आ रही थी सेम वैल्यूज़। तो इस तरह से हम एरे को कंबाइन करने के लिए यूनियन ऑपरेटर का, जिसका सिंबल प्लस है, उसे यूज़ कर सकते हैं। इसको कमेंट कर देते हैं। सेकंड ऑपरेटर की तरफ चलते हैं। सेकंड ऑपरेटर है इक्वालिटी ऑपरेटर। इक्वालिटी ऑपरेटर में हमारे पास सेम की पेयर की वैल्यू होनी चाहिए दोनों ही एरे में। हम इसको चेक करते हैं।
इफ डॉलर ए इक्वल्स टू डॉलर बी देन इको, यहाँ पे मैंने एक कंडीशन ले लिया है, इफ़ ए इक्वल्स टू बी। अगर ये दोनों ही इक्वल होंगे तो हमने एक मैसेज प्रिंट करवा लिया है, बोथ हैव सेम डेटा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम मैसेज प्रिंट होगा, अदरवाइज मैसेज नहीं प्रिंट होगा। तो हम इसको चेक करते हैं, ब्राउज़र पे रिफ़्रेश किया तो ये सेम नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे की जो है डिफरेंट है। ए जो हमारा वेरिएबल सॉरी एरे ए है, जो एरे ए में हमारे पास कहीं पे भी सी की नहीं है एंड डी की भी नहीं है। मैं कंट्रोल सी किया मैंने इसे एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हमारा एरे ए एंड एरे बी दोनों सेम हो गया है, इनकी कीज़ भी सेम है एंड इनकी वैल्यूज़ भी सेम है। तो अब हम इसको चेक करते हैं, सेव किया, रिफ्रेश। अभी हमें बोल रहा है कि बोथ हैव सेम डाटा। अब कंडीशन हमारी ट्रू होगी, इक्वालिटी ऑपरेटर यहाँ पे वर्क कर रहा है एंड इसने चेक किया दोनों में सेम वैल्यूज़ है। एंड अगर हम इसकी वैल्यू को यहाँ से रिमूव करके अगर हम यहाँ पे भी लगा देते हैं तो भी ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू, क्योंकि इसमें डेटा सेम है। की पेयर सेम होना चाहिए हमारा, ये की है एंड ये पेयर है, तो ये चीज़ हमारी सेम होनी चाहिए इक्वालिटी ऑपरेटर के केस में। इक्वालिटी ऑपरेटर इज डन नाउ। थर्ड ऑपरेटर डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड ऑपरेटर है आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो थर्ड ऑपरेटर जैसे कि हमने लॉजिकल ऑपरेटर में भी चेक किया, पढ़ा है हमने कि आइडेंटिटी, इस केस में हमारे पास डेटा टाइप भी सेम होनी चाहिए। की पेयर तो सेम होने ही होने चाहिए, साथ में इसकी डाटा टाइप भी सेम होनी चाहिए। आइडेंटिटी ऑपरेटर में हमारे जो एरेज हैं उनके की पेयर भी सेम होने चाहिए, प्लस साथ में इनकी डेटा टाइप भी सेम होनी चाहिए, प्लस जो पोजीशंस हैं वो भी सेम होने चाहिए। अगर सेम भी की पेयर सेम भी है बट उनकी पोजीशंस डिफरेंट है तो ये हमें ट्रू नहीं रिटर्न करेगा। इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक और इक्वल्स टू का सिंबल ऐड करती हूँ। आइडेंटिटी का हमारा सिंबल होता है 3 इक्वल्स टू के साइन एक साथ। एंड यहाँ पे हमारा ए है, बी है एंड अगर ये इक्वल्स हैं तो ये दिखाएगा हमें कि बोथ हैव सेम, एंड अगर ये फॉल्स है तो कुछ भी नहीं दिखाएगा। अब हम चेक करते हैं तो उसने हमें कुछ भी नहीं दिखाया, इसका मतलब हमारी कंडीशन फॉल्स है, ट्रू नहीं है। दोनों जो एरे हैं हमारे वो आइडेंटिकल नहीं है। इसको यहाँ पे मैं कॉपी करती हूँ, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये दोनों सेम हो गए हैं। इसको रिफ़्रेश करेंगे तो इसने हमें दिखा दिया बोथ हैव सेम डेटा। तो अब मैं इसकी यहाँ से पोजीशन चेंज करके देखती हूँ, कंट्रोल एक्स एंड यहाँ पे मैंने लगाया कंट्रोल वी कॉमा। अब अगर हम इसे प्रिंट करवाएंगे तो इसने हमें कोई मैसेज नहीं प्रिंट किया, क्योंकि इस केस में ये पोजीशंस भी चेक करेगा। हालांकि हमारा डाटा सेम ही है बट पोजीशन हमारी डिफरेंट है, तो इसलिए इसने हमें ट्रू कर दिया। जबकि इक्वालिटी वाले में अगर हमने यहाँ पे पोजीशंस डिफरेंट थी बट डाटा सेम था तो इसने हमें ट्रू रिटर्न किया था। तो इसमें एक केस हमारा ये बनता है। एक केस हम और चेक कर लेते हैं इसके लिए। यहाँ पे मैं इसे 10 असाइन कर देती हूँ और यहाँ पे भी मैं इसे 10 असाइन कर देती हूँ। अब ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा डाटा में, क्योंकि वैल्यूज़ तो सेम है। यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे ए की वैल्यू 10 है, यहाँ पे भी ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू HTML, बी की वैल्यू HTML। बट इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, अब यहाँ पे ये
p इक्वल्स टू जो है डेटा टाइप ही चेक करेगा, और यहाँ पे जो डेटा टाइप है वो चेंज हो गई है। इसकी डेटा टाइप है नंबर, इंटीजर है, और इसकी डेटा टाइप जो है वो है स्ट्रिंग, क्योंकि ये कोट्स में लिखा हुआ है, सिंगल कोट में, तो इसलिए ये अब हमें फॉल्स रिटर्न का, हमारी कंडीशन को फॉल्स कर दे रहा है। अगर मैं यहाँ से, फिर मैं यहाँ पे भी सिंगल कोट लगा देती हूँ तो ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू। अब यहाँ पे आइडेंटिटी ऑपरेटर हमारा हो गया है ट्रू। तो ये था हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर। इसमें हमारी 3 चीज़ें चेक होंगी। एक तो की पेयर की वैल्यू सेम होनी चाहिए, प्लस की पेयर की जो वैल्यू, की पेयर की जो पोजीशनिंग है वो सेम होनी चाहिए। एंड थर्ड वन, जो भी हमारे इसमें डाटा है, इंफॉर्मेशन, उसकी डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। डेटा टाइप की हमारी अलग से वीडियो बनी हुई है, आप डेटा टाइप्स के बारे में वहाँ डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ ऑपरेटर है नॉट इक्वल्स टू। ये रिटर्न करेगा ट्रू तब जब हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स होगी। अगर दोनों एरे हमारे मैच नहीं करते, दोनों एरे सेम नहीं है, की पेयर सेम नहीं है, तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। इसको चेक कर लेते हैं हम एक बार। किया एंड यहाँ पे पेस्ट किया। मैं इसका नॉट इक्वल्स टू का सिंबल है एक्सक्लेमेशन, और उसके साथ में एक इक्वल्स टू, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। यहाँ पे मैं चेक किया है ए नॉट इक्वल्स टू बी। अगर जो ए है वो बी के इक्वल नहीं है तो ये हमें मैसेज प्रिंट कर दे कि बोथ हैव डिफरेंट डाटा। मींस अगर ये कंडीशन दोनों इक्वल नहीं है तब जाके ये हमारी कंडीशन ट्रू होगी और तभी ये मैसेज रिटर्न करेगा, अदरवाइज़ हमें ब्लैंक स्क्रीन दिखेगी। हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये दिखा रहा है हमें कि बोथ हैव डिफरेंट डेटा, क्योंकि दोनों ही एरे में हमारे पास डिफरेंट डाटा है। अब हम कॉपी करके यहाँ पे दोनों का डाटा सेम कर देते हैं, तो ये हमें कोई मैसेज नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये चेक कर रहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, तभी ये ट्रू करेगा। अब ये दोनों इक्वल हो गए तो ये हमें रिटर्न, इसका रिज़ल्ट जो है, कंडीशन जो है फॉल्स हो गई है। तो कंडीशन के बीच में जो भी कुछ लिखा है वो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, या जो भी हम टास्क लिखेंगे इसके बीच में वो कोई टास्क परफॉर्म नहीं होगा। फिफ्थ ऑपरेटर, अगेन ये भी हमारा नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर है, एंड ये भी सेम नॉट इक्वल्स टू, जैसे हमने अभी फोर्थ वाला डिस्कस किया वैसे ही काम करेगा। नॉट इक्वल्स टू ही चेक करेगा। इसका जस्ट सिंबल डिफरेंट है, इसमें लेस देन एंड ग्रेटर देन का साइन एक साथ लगा हुआ है, एंड इसका मीनिंग भी है नॉट इक्वल्स टू। तो यहाँ पे भी अगर हम अपना एरे देखें तो एरे की, दोनों एरे डिफरेंट है, इनकी की पेयर्स डिफरेंट हैं, तो ये कंडीशन यहाँ पे अभी ट्रू है, एंड ये हमें मैसेज प्रिंट करेगा। रिफ्रेश किया, ये मैसेज प्रिंट हो गया। अगेन हम इसकी वैल्यू को सेम कर देते हैं। यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू को अगर सेम कर दिया है तो ये हमें कोई मैसेज नहीं प्रिंट करेगा, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं है। मीन्स दोनों ही इक्वल है एंड हमारी कंडीशन ट्रू नहीं है। एरे ऑपरेटर्स का लास्ट ऑपरेटर है हमारा नॉट आइडेंटिटी ऑपरेटर, एंड इसका सिंबल है एक्सक्लेमेशन का साइन, एंड इसके साथ ही डबल इक्वल्स टू का सिंबल। तो अगेन ये से सारी चीज़ें जो भी हमने यहाँ इक्वालिटी में पढ़ी थी ये इसके ऑपोजिट हैं। उसको नॉट ट्रू कर देगा, नॉट के केस में चेक करेगा अगर जो है दो एरे हैं उनकी पोजीशनिंग अगर सेम नहीं है, या फिर उनकी पोजीशनिंग सेम नहीं है, या उनकी वैल्यूज़ सेम नहीं है, या उनकी डेटा टाइप्स सेम नहीं है, तब ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। इसको हम चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन ऐड करते हैं, एंड अब ये चेक कर रहा है जो एरे ए है वो नॉट आइडेंटिकल बी है, तो ये हमें मैसेज प्रिंट करवा देगा। अभी हम अगर देखें तो इसमें एरे ए एंड एरे बी दोनों के अंदर ही दोनों ही कीज़ भी डिफरेंट है, एंड सेम भी वैल्यूज़ भी उनकी डिफरेंट है।
तो ये आइडेंटिकल नहीं है। इस केस में ये हमें मैसेज रिटर्न कर देगा। मैं यहाँ पे मैसेज कर देती हूँ कंडीशन सेटिस्फाइड। अब हम यहाँ पे ट्रू करें तो ये दोनों ही एरे आइडेंटिकल नहीं है, इसलिए इसने हमें ट्रू रिटर्न किया है। अब अगर मैं इनकी वैल्यूज़ को सेम कर देती हूँ, अब ये दोनों ही एरे आइडेंटिकल हो गए हैं, तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई है और अब हमें ये कोई भी मैसेज नहीं प्रिंट कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ से इसकी एक जो हमारा ये की पेयर है, इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं एरे के अंदर, एरे की मैंने वैल्यूज़ की पोजीशन चेंज कर दी है। पहले हमारी ए की पहले आ रही थी एंड बी की बाद में आ रही थी, तो अब मैंने इनकी कीज़ की पोजीशनिंग चेंज कर दी है। तो अब ये आइडेंटिकल नहीं है, तो आइडेंटिकल नहीं है इट मीन्स कंडीशन ट्रू है। तो अब फिर से ये हमें मैसेज प्रिंट करेगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। एक और एग्जांपल इसका हम चेक कर लेते हैं डेटा टाइप का। मैंने यहाँ पे ए में 10 कर दिया और मैं यहाँ पे भी 10 कर देते हूँ। अब हमारी वैल्यू सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन डाटा टाइप डिफरेंट है और इसलिए भी ये आइडेंटिकल नहीं है। तो आइडेंटिकल नहीं है मीन्स कंडीशन हमारी ट्रू है और अभी भी ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, मीन्स हमारा मैसेज प्रिंट होगा। तो मैसेज हमारा अभी भी प्रिंट हो रहा है रिफ़्रेश होने के बावजूद भी। तो अब मैं इसके आगे सिंगल कोट डाल देती हूँ। अब हमारी डेटा टाइप भी सेम होगी, सब कुछ सेम होगी। तो अब हमारी कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि अब जो दोनों एरे हैं वो आइडेंटिकल हो गए हैं एंड इसलिए ये कंडीशन फॉल्स हो गई है। अब कोई मैसेज हमें यहाँ पे नहीं प्रिंट होगा। तो ये था हमारा एरे ऑपरेटर्स, इसमें हमने 6 के 6 ऑपरेटर्स डिस्कस किए हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑपरेटर्स। नेक्स्ट लास्ट ऑपरेटर्स है हमारे कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर्स। जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है कि कंडीशन के बेस पे ये जो है असाइनमेंट करता है। जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं उनको कंडीशन के बेस पे वैल्यूज़ असाइन करता है। तो फर्स्ट हमारा ऑपरेटर है टर्नरी ऑपरेटर एंड इसका सिंबल है क्वेश्चन मार्क एंड सेमीकोलन, सॉरी कॉलन, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। एंड सेकंड ऑपरेटर है नल कोलेसिंग एंड इसका जो सिंबल है वो है डबल क्वेश्चन मार्क। इसके बारे में हम वन बाय वन पढ़ लेते हैं डिटेल से। टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है? टर्नरी ऑपरेटर में हमारे पास एक कंडीशन होती है एंड उस कंडीशन के बेसिस पे हमें जो आउटपुट रिटर्न होती है, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड है, कंडीशन ट्रू है, तो हमें फर्स्ट एक्सप्रेशन रिटर्न होगा, अदरवाइज सेकंड एक्सप्रेशन। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम दो वेरिएबल असाइन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक करती हूँ num1 एंड इसको मैं कर देती हूँ 100। इस तरह से है मैं दूसरा वेरिएबल भी असाइन करती हूँ num2, इसकी वैल्यू वो कर देते हैं हम 200। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेती हूँ रिज़ल्ट और उसके अंदर मैं इसे सेव करवा लेती हूँ। यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लिख दी। यहाँ पे मैंने एक कंडीशन को चेक कर लिया है। यहाँ मैं इसको हटा भी सकती हूँ सिंपली। राउंड ब्रैकेट्स को मैंने यहाँ हटा दिया। हम राउंड ब्रैकेट्स को लगा भी सकते हैं एंड हटा भी सकते हैं। कंडीशन हमारी क्या है? x इज़ ग्रेटर देन y। अगर x जो है y से बड़ा है तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? x इज़ ग्रेटर देन y।
फर्स्ट स्टेटमेंट रिटर्न होगी अगर कंडीशन ट्रू है तो। अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या हमारी सेकंड कंडीशन कौन सी है, जो हमने कॉलन के बाद कंडीशन लिखी है वो है हमारी सेकंड कंडीशन। इसमें हमने क्या मैसेज प्रिंट करवाया है, x इज़ नॉट ग्रेटर देन y। तो अब हम इस रिज़ल्ट वेरिएबल को प्रिंट करवाते हैं, देखते हैं और इसने हमें क्या रिटर्न किया है। सेव, ब्राउज़र पे गए, रिफ़्रेश किया तो इसने हमें रिटर्न किया है x इज़ नॉट ग्रेटर देन y, क्योंकि x की वैल्यू 100 है एंड y की वैल्यू 200 है, तो ये हमारी कंडीशन फॉल्स है। x जो है, सॉरी मैंने यहाँ पे x यूज़ कर लिया है, मैंने वेरिएबल्स नंबर 1 यूज़ किया था, यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस कर देती हूँ num1 एंड num2। तो जो नंबर वन में हमारा 100 है एंड नंबर 2 में 200 है, तो नंबर 1 जो है ग्रेटर देन नंबर 2 नहीं है। तो इसलिए इसने हमें क्या किया है, सेकंड वाली स्टेटमेंट करी है। जो हमारी अगर कंडीशन फॉल्स है तो सेकंड वाली स्टेटमेंट रिटर्न होगी। तो अगर हम यहाँ पे इसको अगर हम लेस देन चेक करते हैं कि अगर नंबर 1 इज़ लेस देन नंबर 2 तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट, अदरवाइज तो यहाँ पे हमारी कंडीशन जो है ट्रू है, जो नंबर 1 है वो लेस देन है नंबर 2 से। तो अब यहाँ पे हमें इसने नंबर 1 इज़ ग्रेटर देन नंबर 1 इज़ ग्रेटर देन नंबर 2 फर्स्ट स्टेटमेंट इसने हमें रिटर्न कर दी है। तो इस तरह से हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। एंड इसका वैसे तो हम इसे इफ़ एल्स कंडीशन में भी चेक कर सकते हैं, बट जब आप प्रोजेक्ट करेंगे आगे हम प्रोजेक्ट में डिस्कस करेंगे कि जब हम इफ़ एल्स कंडीशन में कंकैटिनेशंस कर रहे होते हैं उस वक्त हम इफ़ एल्स नहीं यूज़ कर पाते हैं, एंड उस वक्त हमें ये टर्नरी ऑपरेटर जो है बहुत ही यूज़फुल रहता है इस तरह से कंकैटिनेशन करने के लिए। तो फ़िलहाल के लिए इसके बारे में टर्नरी ऑपरेटर के बारे में इतना ही। इसका जो और यूज़फुल चीज़ें जो हैं हम जब हम प्रोजेक्ट करेंगे आगे तो उसमें सीखेंगे। नेक्स्ट इज़ नल कोलेसिंग। ये इसका सिंबल है हमारे पास डबल क्वेश्चन मार्क का सिंबल। एंड ये क्या करता है, ये वैल्यू असाइन करता है। अगर कंडीशन के बेस पे ये वैल्यू असाइन करता है, अगर हमने वेरिएबल नहीं डिक्लेयर किया है तो ये सेकंड जो भी हम इसको सेकंड ऑप्शन अप्लाई करेंगे, जो भी सेकंड ऑप्शन में हम देंगे वो दे देगा। इसको हम यहाँ पे चेक करते हैं। डॉलर, एक वेरिएबल ले लिया मैंने यहाँ पे नंबर्स, और यहाँ पे मैंने लिख दिया नंबर्स। अगर नंबर्स असाइन है, डिक्लेयर है, उसकी कोई वैल्यू है तो फिर यहाँ पे ये हमें नंबर रिटर्न करे। अदरवाइज़ यहाँ पे हमने लगा दिया डबल क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। लेट्स से मैं लिख देती हूँ नॉट असाइंड, नॉट असाइंड। अब यहाँ पे अगर ये नंबर्स हमारा वेरिएबल है, अगर ये कहीं पे डिक्लेयर है, डिफाइन है एंड इसकी वैल्यू नल नहीं है, तो नंबर्स के अंदर जो भी हमारी इसकी वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। अदरवाइज़ यहाँ पे हम कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को असाइन कर सकते हैं कि अगर ये असाइन नहीं है, इसकी कहीं पे भी डिक्लेरेशन नहीं है तो इसमें ये आ जाए। तो इसको हम प्रिंट करते हैं इसको। नंबर्स, इसको मैंने प्रिंट किया, इसकी वैल्यू आ गई असाइंड। कैसे? क्योंकि नंबर्स वेरिएबल हमने अभी तक कहीं पे भी डिक्लेयर नहीं किया है एंड मैंने इसकी कोई वैल्यू असाइन नहीं करी है, नॉट इवन एम्प्टी। इस केस में चेक करते हैं हम क्या आउटपुट आएगी। या फिर मैंने की रिफ्रेश किया, अगेन इसकी वैल्यू आ रही है नॉट असाइंड, क्योंकि इस कंडीशन ये भी है कि जो वेरिएबल है या वो असाइन होना चाहिए एंड उसकी वैल्यू जो है नल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने इसकी कोई वैल्यू असाइन नहीं करी है। तो अब अगर मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे असाइन कर देती हूँ
सपोज़ एम्प्टी ही असाइन कर दिया मैंने, अभी भी इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं डाली है, सिंपली इसको एम्प्टी असाइन करा है। उस केस में देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आती है। एम्प्टी आ गया। अब हमने इसकी वैल्यू को असाइन कर दिया है, तो यहाँ पे एक ये जो नंबर है ये ऑलरेडी यहाँ पे हमने असाइन किया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ है, एंड इसकी कुछ वैल्यू है, वो चाहे एम्प्टी क्यों ना हो, तो इसकी कुछ वैल्यू है। अब मैं यहाँ पे अगर इसको 100 लिख देती हूँ, मैंने नंबर की वैल्यू 100 असाइन कर दी है, तो अब जो है हमारे इस वाले नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100। तो यहाँ पे 100 आ गया। अब अगर ये वाला नंबर अगर हम नहीं डिक्लेयर करते हैं, मैं इसको फिर से कमेंट करके दिखा देती हूँ, तो हमारे इस वाले नंबर की वैल्यू हो जाएगी ये। इसको करते हैं रिफ्रेश, और अगर हमने इसको असाइन कर दिया यहाँ पे और इसकी कुछ भी वैल्यू डाल दी, इवन एम्प्टी क्यों ना कर दें हम, तो उसकी वैल्यू जो भी हम यहाँ पे असाइन करेंगे वो वाली वैल्यू इस नंबर की हो जाएगी। इसने हमें 100 प्रिंट कर दिया। तो जब कभी प्रोजेक्ट्स में जब हम वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं एंड हमारे पास कंडीशन होती है कि अगर ये वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है, उसके बेस पे इसको कैसे करना है। तो सपोज़ हम किसी वेरिएबल के लिए चेक करते हैं कि अगर उसकी वैल्यू है तो ऐसे ऐसे जो भी है हमारा टास्क परफॉर्म हो, जो भी हमें रिक्वायर्ड होता है हम टास्क लिखते हैं। बट अगर उसकी वैल्यू नहीं होती है तो उस केस में हमें आ जाता है एरर। तो वहाँ पे हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं कि अगर उसकी वैल्यू हमें नहीं आ रही है, नहीं मिल रही है, तो हम उसे एम्प्टी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एरर्स को, अनवांटेड जो एरर्स आते हैं, नोटिसेस आते हैं हमें, हम उनको अवॉइड कर सकते हैं। तो ये था हमारा कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो इसके साथ ही हमने सारे ऑपरेटर्स को कवर कर लिया है, जितने भी हमारे ऑपरेटर्स हैं। बहुत ही लंबा टॉपिक था, तो अब 2 पार्ट्स में कवर हो गया है। एंड अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 भी देख लीजिए। एंड हाफ ऑपरेटर्स हमने उसमें डिस्कस किए हैं एंड उसका नेक्स्ट पार्ट हमने इसमें डिस्कस किया है। एंड कोई भी अगर कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं आपको आंसर करूँगी। एंड अगर कोई गाइडेंस चाहिए, आई विल डेफिनेटली गाइड यू। एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। And keep watching, keep learning. Thank you. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.